महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी में फूट से लगे तगड़े झटके के बीच विपक्षी एकता को आगे बढ़ाने के लिए दूसरी बैठक 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में होगी। विपक्ष की एकता के प्रयासों के साथ तोड़फोड़ के जरिए विपक्षी दलों को कमजोर करने की गंभीर होती चुनौतियों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। अजीत पवार को तोड़े जाने के घटनाक्रम ने विपक्षी खेमे के एकता प्रयासों को हिलाकर रख दिया है और इसीलिए विपक्षी रणनीतिकार हालात को संभालने के लिए सक्रिय हो गए हैं। आपको बता दें कि एनसीपी की फूट केवल शरद पवार को ही झटका नहीं है, बल्कि समूचे विपक्ष के लिए एक बड़ा संकट बन गया है। तभी विपक्षी दिग्गज इस चुनौती से निपटने के लिए शरद पवार को न केवल नैतिक समर्थन दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक मजबूती देने के प्रयासों में भी जुट गए हैं। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसके मद्देनजर ही 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी दलों की दूसरी बैठक बुलाए जाने की तारीखों का ऐलान करने में देरी नहीं लगाई। एनसीपी संकट सामने आने से पूर्व इस बैठक की तारीखों पर उहापोह की स्थिति थी, लेकिन अजीत पवार की बगावत के बाद विपक्ष के सामने नई चुनौतियों पर मंथन कर रास्ता निकालने की पहल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया है। बेंगलुरु बैठक में महाराष्ट्र से बढ़ी सियासी मुसीबत पर चर्चा विपक्षी दिग्गजों के एजेंडे में शामिल होगा। वेणुगोपाल ने ट्वीट में बैठक की तारीखों का ऐलान करते हुए इसे जाहिर करते हुए कहा कि पटना में बेहद सफल सर्वविपक्षी बैठक में फांसीवादी और अलोकतांत्रिक ताकतों को हराने के अपने अटूट संकल्प पर हम कायम हैं और बेंगलुरु बैठक में देश आगे बढ़े इसके लिए एक साहसिक दृष्टिकोण पेश करेंगे। राज्यसभा में टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन ने भी वेणुगोपाल का समर्थन करते हुए कहा, बेंगलुरु शिखर सम्मेलन ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल। कांग्रेस के संचार महासचिव जयराम रमेश ने भी अपने तीखे ट्वीट में महाराष्ट्र की उथल-पुथल से पैदा हुई स्थिति पर बेंगलुरु में मंथन का संकेत देते हुए कहा, जब मुंबई में बीजेपी वॉशिंग मशीन अपने इनकम टैक्स सीबीआई आईडी डिटर्जेंट के साथ फिर से शुरू हुई तो विपक्षी एकता पर बीजेपी प्रेरित श्रद्धांजलियां लिखी जाने लगी, लेकिन श्रद्धांजलि लिखने वाले निराश होंगे। 23 जून को पटना में मिले दलों की अगली बैठक बेंगलुरु में होगी। कुछ भी हो, मुंबई ऑपरेशन ने विपक्ष के संकल्प को मजबूत किया है। रमेश ने ट्वीट में मोदी वॉशिंग पाउडर की एक तस्वीर टैगलाइन सारे दाग चुटकियों में धुले के साथ टैग करते हुए पीएम पर निशाना साधा। विपक्षी खेमे के तमाम दिग्गज पवार को राजनीतिक और नैतिक समर्थन देते हुए हालात को संभालने के लिए अपनी भूमिका निभा रहे हैं। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने रविवार को ही अजीत की बगावत के बाद शरद पवार से फोन पर बात कर अपना समर्थन जताया। द्रमुक प्रमुख तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन वामपंथी दलों के नेताओं के साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से लेकर विपक्षी खेमे के सभी प्रमुख नेता शरद पवार के साथ मजबूती से खड़े होने का संदेश देते नजर आए। अखिलेश ने सोमवार को एनसीपी में बगावत पर कहा कि सबका एक लक्ष्य है कि देश से बीजेपी जाए। ना सत्य बदल सकता है और ना लक्ष्य बदल सकता है। दिल्ली की सरकार में बीजेपी को हटाने के लिए रास्ता निकालना पड़ेगा। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने भी शरद पवार के संकट को समूचे विपक्ष के लिए चुनौती मानते हुए कहा कि भारत दुनिया भर में एक जीवंत लोकतंत्र और एक सॉफ्ट पावर के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन इसे नुकसान पहुंचाकर नष्ट किया जा रहा है और ये विपक्ष की एकता को तोड़ेगा नहीं बल्कि इसे और मजबूत करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज। पूर्वोत्तर राज्यों समेत देश के कुछ हिस्सों में आदिवासी समूहों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखने पर विचार किया जा सकता है। बीजेपी सांसद सुनील कुमार मोदी ने सोमवार को अपनी अध्यक्षता वाली कानून व न्याय संबंधित संसदीय समिति की बैठक में ये विचार रखा।
इस बैठक में यूसीसी के स्वरूप को लेकर शुरुआती चर्चा करते हुए उनकी राय ली गई। बैठक में विभिन्न दलों के 17 सांसद एवं विधि आयोग के सदस्य शामिल थे। सबकी राय के आधार पर रिपोर्ट तैयार होगी, जिसे संसद में पेश किया जाएगा। विधि आयोग के प्रतिनिधियों ने बताया कि अब तक यूसीसी पर 19 लाख सुझाव मिल चुके हैं। अंतिम तिथि 13 जुलाई तक ये संख्या लगभग 25 लाख तक पहुंच जाने की उम्मीद है। सुशील मोदी ने अपने सुझाव में पूर्वोत्तर एवं अन्य आदिवासी क्षेत्रों को प्रस्तावित यूसीसी के दायरे से अलग रखने की बात करते हुए कहा कि सभी कानूनों में अपवाद होते हैं। देश में पहले से भी कई कानून हैं जिनमें उन्हें कुछ रियायत मिली हुई है। कई कानून ऐसे भी हैं जिनमें पूर्वोत्तर राज्यों की सहमति के बिना वहां लागू नहीं होते हैं। बैठक में तृणमूल कांग्रेस का कोई सदस्य नहीं आया, जबकि कांग्रेस एवं डीएमके समेत विपक्ष के कुछ सदस्यों ने प्रस्तावित यूसीसी को चुनावी फायदे के लिए बताया और कहा कि इस विवादित विषय पर विमर्श का अभी ये उचित समय नहीं है। बसपा एवं शिवसेना उद्धव गुट ने यूसीसी का समर्थन किया। बीआरएस ने भी विरोध नहीं किया, लेकिन समर्थन भी नहीं किया। शिवसेना के संजय राउत ने कहा कि कई देशों में ये कानून है। विभिन्न समुदायों एवं क्षेत्रों की व्यापक चिंता एवं विमर्श के बाद ही इस पर विचार किया जाना चाहिए। कांग्रेस सांसद विवेक तनखा एवं डीएमके सांसद पी विल्सन ने अपने लिखित बयान में यूसीसी पर सुझाव आमंत्रित करने के लिए विधि आयोग के कदम पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि पिछले आयोग ने यूसीसी को जरूरी नहीं बताया था। यूसीसी पर बने पिछले आयोग को 75,000 सुझाव मिले थे, जिसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार भी कर ली गई थी। उसमें कई तरह की विसंगतियों का जिक्र किया गया था, जिसके बाद महसूस किया गया कि यूसीसी पर नए तरीके से विचार किया जाए। अब नए सुझावों के आधार पर विधि आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार के पास अनुशंसा करेगा, जिसे कानून का रूप देने के लिए संसद में पेश किया जाएगा। इसके पहले जरूरत पड़ी तो संसदीय समिति की और बैठकें भी हो सकती हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने 27 जून को मध्य प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यूसीसी का संकेत दिया था। उन्होंने कहा था कि अलग अलग नियमों से परिवार नहीं चलता, उसी तरह दोहरी कानून व्यवस्था से देश नहीं चल सकता। हमारा संविधान भी सबको समान अधिकार की गारंटी देता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ,